सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 16 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा ध्यान नागरिक संहिता पे आकर्षित करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़ोरदार वकालत की। उन्होंने कहा, अब देश की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग 75 साल से जी रहे हैं वह सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। मतलब साथियों, हाल ही में बहुत जल्द हो सकता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता हुआ दिखाई दे, UCC। आज आप अध्ययन करिएगा कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशंस में। इसके अलावा हम एक और अपॉइंटमेंट को लेकर खबर, नियुक्ति को लेकर भारतीय पुलिस सेवा IPS के विख्यात अधिकारी नलिन प्रभात को गुरुवार को जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये आपके लिए करंट अफेयर वाली खबर है, अपॉइंटमेंट्स में पूछ लेता है। आज की संपादकीय की शुरुआत करेंगे कल्प मेधा के साथ। लांघने के लिए सामने दिखाई देने वाला पर्वत नहीं, बल्कि आपके जूते में पड़ा हुआ कंकड़ आपको थकाता है। मोहम्मद अली साहब ने कहा है, मशहूर बॉक्सर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आपकी सोच ही आपको रोकती है, ना कि वो परिस्थितियाँ। और आज हम शुरू करेंगे हमारे संपादकीय के साथ अवैध हथियारों का आतंकी बाजार। यह लेख लिखा है संजीव राय साहब ने। बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ ही पूरे दक्षिण एशिया के परिदृश्य पर चर्चा शुरू हुई गई। छात्रों और जनता का हुजूम ढाका की तरफ बढ़ चला तो सेना ने प्रधानमंत्री पर इस्तीफा का दबाव बना दिया। अपने देश छोड़ चुकी शेख हसीना की जगह नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के सलाहकार बन गए। भारत के दूसरे पड़ोसी देश म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना का तख्तापलट करते हुए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अच्छा, म्यांमार में भी ये हुआ था, है ना, 2021 में हुआ था। म्यांमार में तख्तापलट करा था आर्मी ने। बांग्लादेश में भी आर्मी ने ही कहीं ना कहीं संभाला, मगर वो आर्मी रूल नहीं कहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में तो सिविल अनरेस्ट के कारण तख्तापलट हुआ है। म्यांमार में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। पिछले 3 वर्षों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहाँ 2000 से अधिक लोग सेना पुलिस के हाथों मारे गए हैं। हवाई हमले और बम धमाकों से वहाँ कम से कम 175 स्कूल नष्ट हो चुके हैं। अब नई बात करें नीचे श्रीलंका की। श्रीलंका में 26 वर्ष तक सेना और LTTE के बीच सशस्त्र संघर्ष चलता रहा, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। इस संघर्ष में अत्याधुनिक हथियारों के साथ किशोर उम्र के बच्चे भी युद्ध की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गए। मतलब अगर आप इन तीनों जगहों पर देखें तो सिविल अनरेस्ट का जिक्र कर रहे हैं, मगर श्रीलंका और म्यांमार में जो स्थिति है वो है आर्म्स ट्रेड की। इलीगल असला का जो व्यापार होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ प्रधानमंत्री बनने और बने रहने में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वहाँ आतंकी संगठनों का सियासत और हुकूम पर ख़ास दबदबा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान सीमा और बलूचिस्तान में भी हिंसा की खबरें आती रही हैं। वहाँ कितने हथियार गैरकानूनी रूप में मौजूद हैं, शायद ये आंकड़ा सरकार के पास नहीं होगा। अफगानिस्तान में पहले 1995 से 96 में तालिबान सत्ता पर काबिज हुई और 2001 तक बंदूक के बल पर उसने अपना कानून चलाता रहा। ये थोड़ा सा अफगानिस्तान की हिस्ट्री बताइए, कैसे अफगानिस्तान भी बहुत लंबे समय से अशांति देख रहा है। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी 1996-2006 तक माओवादियों के नेतृत्व में जनयुद्ध चला। आंकड़ों के मुताबिक 13,000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें शिक्षक और छात्र भी शामिल थे। 2007 में शांति समझौता हुआ, नेपाल में राजशाही की औपचारिक विदाई हो गई, मगर अभी भी नेपाल में अस्थिरता बरकरार बनी हुई है। देखिए, नेपाल में भी अभी भी इंस्टेबिलिटी है। सरकार तो नेपाल में डेली बदलती है।
कोई सरकार नेपाल में टिक ही नहीं पाई है प्रॉपरली। जैसी बनती है वैसी बिगड़ जाती है, नहीं आती है, फिर बनती है, फिर तो नेपाल में तो स्टेबिलिटी बहुत बड़ी है, एक सपने के बराबर है। अब जिस तरह बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की राजनीतिक घटनाओं से हिंसक भीड़ की भूमिका देखी गई, वहाँ लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय तो है ही, उससे अधिक गंभीर सवाल है कि हम किन शर्तों पर पड़ोसी देश के साथ पारस्परिक विकास की बातें करेंगे। सही बात है, हम जिन देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स रखना चाहते हैं, जिनके साथ हम अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन रखना चाहते हैं, उन देशों की हालत देखते हुए क्या हमें ये करना चाहिए? दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया हथियारों की तस्करी के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का त्रिकोण हथियारों और मादक पदार्थों के व्यापार के लिए पहचाना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1 अरब गैर कानूनी हथियार दुनिया में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में ये हथियार एक से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। हथियारों की तकनीक में आए बदलाव से सशस्त्र युद्ध भी बच्चों की भूमिका सामान ढोने, खाना बनाने और मुखबरी करने के साथ हथियार चलाने की भी हो गई है। अच्छा, अब ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बच्चों को भी रिक्रूट कर रही हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार में ये बात प्रतिनिधित्व होती है। कुछ लोग का कहना है कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में प्रयुक्त हथियारों का एक हिस्सा सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हुआ और वह किस समूह के पास हो सकता है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि बांग्लादेश में बहुत हथियार गायब हैं, रिकॉर्ड में ही नहीं है, जो 1971 वॉर में यूज़ हुए थे। अनुमान है कि बांग्लादेश में 100 से अधिक आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं और उनके पास लगभग 3-4 लाख गैर कानूनी छोटे और बड़े हथियार हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय आतंकी गिरोहों के हथियार के व्यापार में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश के रास्ते उनके पास पार्सल आ सकते हैं। तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी वनरेबल हैं। AK-47 जैसे हथियारों को कश्मीर में आमद अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते आने की खबरें छपती रहती हैं। मतलब जो भारत में अशांति फैलाने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से हथियारों को सप्लाई करा जाता है, ये चिंता का विषय है। और करा जाता नहीं है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि होता होगा, है ना। फिलहाल जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें और जम्मू की बात करें तो वहाँ पे तो हथियार मिले भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। वैसे भी म्यांमार में स्टेबिलिटी होने के कारण भारत को चिंता हो गई है नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट में आपका बॉर्डर लगभग खुला ही है, ओपन है, मणिपुर भी आता है आपका, जिस वजह से हमें डर है कि हम बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं इस ग्लोबल वेपन रैकेट का, है ना, माफिया का, जो वेपन सप्लाई करके हमारे देश में शांति फैला सकती है। म्यांमार के साथ चीन की भी सीमा लगती है। इस तरह हम उन देशों से घिरे हुए हैं जो जहाँ वर्षों अनाते संघर्ष चलते हैं और चलते आ रहे हैं। हमारे अधिकतर पड़ोसी देश गरीब मुल्क हैं। तो साथियों, ये भी भारत के लिए बड़ा कंसर्निंग है कि हम ऐसे पड़ोसी से घिरे हुए हैं जो बहुत ही अनस्टेबल हैं। देखिए, हमें ग्लोबल प्रॉब्लम है ये कि वेपन्स की ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है और भारत के नेबरिंग देशों में ये बहुत ही बढ़ चढ़ के हो रहा है। हमने पढ़ा बांग्लादेश के बारे में, हमने पढ़ा नेपाल के बारे में, हमने हमने पढ़ा म्यांमार के बारे में और हमने पढ़ा अफ़गानिस्तान के बारे में, जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता है कि अफ़गानिस्तान में कैसे काम होता है। तो लेखक ने वो सही मुद्दे पे हमारा ध्यान केंद्रित करा है, जो कि चिंता का विषय है, और आशा करते हैं कि सरकार भी इस पर आज तो ध्यान देगी। उनके पास भी अच्छे सलाहकार हैं जो इन सब पे नज़र रखते हैं। अब ये आर्टिकल है संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी सरकार की उपलब्धियां के साथ साथ कुछ भावी चुनौतियों पर बात की और ये संदेश देने की कोशिश की कि राष्ट्रीय सामूहिकता की भावना साथ हो तो किसी भी बाधा को आसानी से पार किया जा सकता है। तो
बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव बात करी थी, देश को इंक्लूसिव रखने की बात करी थी। हम आगे बढ़ेंगे मुद्दे पे। ये छिपा नहीं है कि सख्त कानूनी प्रावधान होने के बावजूद कई बार अपराधियों के भीतर उसका डर नहीं होता, क्योंकि वह ऐसे लेकर आश्वस्त रहते हैं कि अगर कभी भी गिरफ्त में आए तो बच निकलेंगे। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के दोषियों को मन में डर बिठाना जरूरी है, तो इसका आशय समझा जा सकता है कि सरकार को खुद प्रयास करना चाहिए, है ना। व्यापक जनजीवन से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित करते हुए वह निश्चित रूप से जोखिम के बीच में जीवन को गुजारने वाली महिलाओं और अन्य वर्गों के हित की बात कर रहे थे। मगर इससे आगे उन्हें 2047 तक भारत की को विकसित देश बनाने का अपनी सरकार का संकल्प जाहिर किया। 2047 तक सरकार प्रयास कर रही है कि उस भारत को एकदम डेवलप कंट्री बना देगी, सिंगापुर न्यूयॉर्क की तरह। तो ये छिपा नहीं है कि हर वर्ष भारी संख्या में युवा चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने और दूसरे देशों में जाते रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह दाखिले के लिए जगहों का अभाव है। प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्ष में चिकित्सा क्षेत्र में 75,000 नई सीट सृजित करने की घोषणा की है। अगर ये घोषणा अमल में आती है तो पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए भारत में भी कितने अवसर बढ़ेंगे, ये भी अपने आप में गर्व की बात रहने वाली है। तो सरकार भी प्रयास कर रही है कि वो आउटफ्लो माइग्रेशन को रोक दे। जो हमारे भावी बच्चे हैं अच्छी मेडिकल पढ़ाई करते हैं मगर फ़ॉरेन चले जाते हैं। अगला आर्टिकल है इंसाफ की बजाय। ये कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर आर्टिकल है। अभी क्योंकि ये मैटर चल रहा है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैटर ये बैठ जाए तो हम इस पर डिटेल एनालिसिस देंगे, है ना। ये डिटेल एनालिसिस की मुद्दा क्या है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अगर हम देखें तो एक खबर आपकी थाईलैंड से है। मतदान से पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा के दौरान पेंटागन शिनवात्रा, ये उम्मीद है कि यही बनेंगी अब अगली थाईलैंड की प्रधानमंत्री। थाईलैंड शिनवात्रा की बेटी को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नामित किया जाएगा और उम्मीद नहीं है कि बनेगी ही। तो ये आप नाम में रखिएगा कि शिनवात्रा कहाँ, थाईलैंड, ठीक है ना। ये आपको करंट अफेयर्स के लिए इतना ज़रूरी है। शिनवात्रा, थाईलैंड, नई पीएम बनाई जाएंगी। बाकी आज के लिए रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वो वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।